हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निर्मलांशु हियर। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड दिस इज द क्लास विच आई एम टेकिंग टुडे is after immediately after Independence Day. So wish you all a belated happy Independence Day. And also I have given one messages to you also on that event. So अच्छे से पढ़ाई करो, okay? Now till date we have studied many things about coordination complexes or coordination compounds. So today we are going to start a very new and interesting theory of coordination complexes, because लास्ट डे तक हमने क्या पढ़ा था? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, जो कि पाउलिंग ने दिया था 1932 में। सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए हमने जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटॉम क्या होता है, जैसे कि sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, जियोमेट्री हो रहा है टेट्राहेड्रल। दूसरा dsp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है, जियोमेट्री हो रहा है स्क्वायर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। sp3d हाइब्रिडेशन हो रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री हो रहा है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का sp3d2 हाइब्रिडेशन हो रहा है और d2 sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, और लेकिन जियोमेट्री हो रहा है ऑक्टाहेड्रल। सो एक बार क्या हो रहा है, आउटर d ऑर्बिटल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व, सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स, एंड एक बार क्या हो रहा है, इनर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, सो दैट complex is called inner orbital octahedral complexes. So this theory और बोल सकते हैं हम was of many use to us, but this theory failed to explain the color and magnetic properties of coordination complexes. Okay, so there is a need for another theory. So क्या हुआ, H. Bathy has given a new theory which is called crystal field theory, और इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CFT. ओके, सो ये थ्योरी क्या करता है, दिस थ्योरी says that all the ligands, according to this theory, all the ligands are considered as negative dipoles. All the ligands are considered as all the ligands are regarded, if the ligands are anionic ligands, then they are regarded as negative point charges, and if the ligands are neutral, then they are regarded as point dipoles. Okay, so and ligands will approach the central metal atom, and जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था, मेटल एटम में देयर शुड बी अवेलेबल वैकेंट d ऑर्बिटल्स. ओके, नाउ दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हैज गिवन ए इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो क्या होता है, वो डिस्कशन क्या है? तो पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्री क्या होता है. ओके, सो जियोमेट्री ऐसा होता है, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो मान लो ये है मेटल एटम Mn+. सो यहाँ पे एक लिगांड है, यहाँ पे एक लिगांड है मान लो L-, यहाँ पे एक लिगांड है मान लो L-. ओके, यहाँ पे एक लिगांड है मान लो L-. ओके, यहाँ पे और एक लिगांड है मान लो L-. ओके, और यहाँ पे एक लिगांड है मान लो L-, और यहाँ पे एक लिगांड है L-. दिस इज ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. नाउ what I will do, I will give the Cartesian coordinate of these complexes. Okay, now this axis, suppose this is x-axis, and suppose this axis is y-axis. Suppose this axis is y-axis and this axis is
z axis. Okay, this axis is z axis. Okay, so this is x, this is x. Okay, and this is y. Okay, so ये है ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री. अभी जो d ऑर्बिटल है, so d ऑर्बिटल, how many d orbitals are there? There are 5 d orbitals. There are 5 d or 5 set of d orbitals. 1, 2, 3, 4 and 5. इस ऑर्बिटल का नाम है dxy, इस ऑर्बिटल का नाम है dyz, इस ऑर्बिटल का नाम है dzx, इस ऑर्बिटल का नाम है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और इस ऑर्बिटल का नाम है dz स्क्वायर. Now if I draw the shape of this d orbital, so this is dxy, this is dxy. ओके, तो इसका शेप क्या होगा? ये xy प्लेन में है. दिस dxy इट इज इन द xy प्लेन. सो कैसा होगा? ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, तो जो लोब जो है, द लोब्स ऑफ orbitals will be in the xy plane, will be in the xy plane. ओके, ये है हमारा dxy. सिमिलरली dyz क्या होगा? dyz अगर ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो lobes are in the yz plane. Lobes are in the yz plane. Okay. Now here also the lobes are in the yz plane. So this is dyz. Similarly dzx क्या होगा? अगर ये xy है, अगर ये x एक्सिस है और ये y z एक्सिस है, so the lobes are in the zx plane. The lobes are in the zx plane. So ऐसा होगा. So this will be lobes and this will be another lobes. Okay. So lobes are in the zx plane. So ये क्या है? dzx orbital. Next क्या होता है? dx square minus y square and dz square. dx square minus y square and dz square. So कैसा होगा? dx square minus y square and dz square. So this is dx square minus, suppose this is x axis, this is x axis and this is y axis. So lobes will be along the x axis, along the x axis and along the y axis. Okay, so this is dx square minus y square. And how will be the dz square? So this is dz square. So this is, suppose along z axis, this is z axis. So the lobes will be along z axis. The lobes will be along z axis. Okay, lobes will be along z axis. और यहाँ पे जोन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का चांसेस है. So this is dz square. Now all these orbitals are degenerate orbitals. All these orbitals are degenerate orbitals. Now what do you mean by degenerate orbitals? Degenerate orbitals are those orbitals, means they are equal in energy. All these orbitals, all these dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, they are of equal energy. Okay, so they are of equal energy, so that is why they are called degenerate orbitals. Now when ligands approach these d orbitals, जब कोई लिगांड अप्रोच करता है दिस d orbitals को, these ligands will undergo a repulsive force. These ligands will undergo a repulsive force. Okay. Now when ligands approach the d orbitals, these d orbitals split up
into two sets. अभी जो ऑर्बिटल जो dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन 5 ऑर्बिटल में से जो ऑर्बिटल एक्सिस में कार्टेशियन एक्सिस में पड़ता है, जो ऑर्बिटल बिकॉज लिगैंड इज कमिंग along x axis, along y axis and along z axis. So जो ऑर्बिटल along the Cartesian coordinates में पड़ता है, that orbital will undergo more repulsion than the orbitals which are lying in the plane of the axis. मतलब क्या हुआ मेरा बात का, जैसे कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल दिस आर लाइंग अलोंग दी x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, मींस दे आर एट द पाथ ऑफ द लिगैंड. और लिगैंड किस पाथ से आ रहा है, अलोंग x एक्सिस से आ सकता है, अलोंग y एक्सिस से आ सकता है और अलोंग z एक्सिस से आ सकता है. सो दिस लिगैंड्स, दिस orbitals dx square minus y square and dz square, these are along the path of the ligands. So these two orbitals will undergo better repulsion than these three orbitals. Because these three orbitals are not along the Cartesian coordinates or not along the Cartesian axis. These three orbitals are in the plane of the Cartesian coordinates. These three orbitals dxy ये xy plane में है, dyz ये yz plane में है and dzx ये zx plane में है. So these are along the plane of the axis, not along the axis. These are along the plane of the axis, not along the axis. But this dx square minus y square and dz square, this lie in the plane of the, in the path of the approaching ligand. This lie because this orbital is lying in x axis and y axis. मतलब ये ligand हमारा हमेशा देखो ligand हमारा x एक्सिस में पड़ रहा है, y एक्सिस में पड़ रहा है एंड z एक्सिस में पड़ रहा है. सो ये दो ऑर्बिटल ये ligand का पाथ में गिर रहा है. These are lying in the path of the approaching ligands. So these two orbitals will undergo a more repulsion than these three sets of orbitals. Okay? So ये repulsion होने से क्या होगा? These d orbitals will undergo repulsion. So क्या होगा? तो देखो पिक्चर कैसा होता है. ये सपोज देखो कि ये कैसे होता है पिक्चर. So this is your x-axis. Just wait, I am going to show you how. So मान ये बात ध्यान में रखना कि among the 5 d orbitals which are degenerate, मतलब इसका एनर्जी इक्वल है, लेकिन जब लिगैंड अप्रोच करता है इसका एनर्जी इक्वल नहीं रह रहा है, क्योंकि इन 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल जो है वो एक्सिस का प्लेन में गिर रहा है, जैसे कि dxy वो xy प्लेन में गिर रहा है, dyz वो yz प्लेन में गिर रहा है एंड dzx वो zx प्लेन में गिर रहा है. नाउ बट दिस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दिस आर अलोंग दी कार्टेशियन एक्सिस, दिस आर लाइंग अलोंग दी कार्टेशियन एक्सिस, मतलब x एक्सिस में पड़ रहा है, y एक्सिस में पड़ रहा है एंड dz स्क्वायर z एक्सिस में पड़ रहा है. और हमारा लिगैंड किस तरफ से आ रहा है? दिस आर कमिंग टू द सेंट्रल मेटल एटॉम अलोंग दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आल्सो. सो दिस ऑर्बिटल्स लाई अलोंग दी path of the or lie in the path of the approaching ligands. Approaching ligand जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते में ये ऑर्बिटल गिर रहा है. dxy dyz dzx वो क्या हो रहा है? एक्सिस का प्लेन में गिर रहा है, लेकिन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो x एक्सिस में गिर रहा है और y एक्सिस में गिर रहा है और dz स्क्वायर z एक्सिस में गिर रहा है. और हमारा लिगैंड कहाँ पे है? लिगैंड किस तरफ से अप्रोच कर रहा है मेटल को? लिगैंड इज अप्रोचिंग द मेटल along the Cartesian axis, along x axis और y axis और z axis. नाउ तो क्या हुआ? जो ऑर्बिटल जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर वो क्या हो रहा है? दिस आर
lying in the path of the approaching ligand. approaching ligand जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते में ही गिर रहा है. सो क्या होगा, ये d ऑर्बिटल जो है, d ऑर्बिटल ये है नॉर्मल d ऑर्बिटल, ये है नॉर्मल d ऑर्बिटल. सो इसका क्या है, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Okay, so this is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Now these orbitals are in free ions. So d orbitals in free ions. Okay, now अभी तक कोई लिगैंड ने अप्रोच नहीं किया. अभी ये अगर एनर्जी लेवल डायग्राम हुआ, अगर इस तरफ से इस तरफ में एनर्जी है, तो क्या होगा, ये जब कोई लिगैंड अप्रोच करेगा तो दिस विल राइज अप एंड बिकॉज दिस विल गेट एक्साइटेड. सो इसमें क्या होगा, इसमें dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So ये dxy है, ये dyz है, ये dzx है, ये dx square minus y square है and dz square. So ये क्या हो रहा है, average energy of d orbitals in spherical crystal field. average energy of d orbitals in spherical crystal field. In spherical crystal field. Okay, spherical crystal field. Okay, अभी लिगैंड जब अप्रोच करेगा तो ये dxy, yz, zx ये रिपल्सिव फोर्स, इट विल अंडरगो रिपल्सिव फोर्स बट लेस देन dx square minus y square and dz square. सो ये दो टुकड़े में स्प्लिट हो जाएगा. नाउ दिस विल स्प्लिट इनटू टू सेट्स. One set containing these three orbitals dxy, dyz and dzx. So ये dxy हो गया, ये dyz हो गया और ये dzx हो गया. और एक क्या होगा, एक सेट होगा जो कि है हमारा dx square minus y square, because it undergo more repulsive force because it is lying along the path of the approaching ligand. It is lying along the path of the approaching ligand. So dx square minus y square and dz square it undergo more repulsive force. So ये पॉइंट को बोलते हैं हम बेरी सेंटर. दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर. Okay, this point is called बेरी सेंटर. So now these d orbitals are now not at all degenerate. They are now not at all degenerate. They have become non-degenerate and they have split up into two sets, three set of orbitals in one energy level and two set of orbitals in another energy level. These two sets is having higher energy because it is undergoing more repulsive force, because these two orbitals are lying along the path of the approaching ligand. क्योंकि ligand जो metal atom को approach कर रहा है, it will approach through the Cartesian coordinates. Means it will approach the central metal atom or ion through x-axis, y-axis and z-axis. और ये दो ऑर्बिटल dx square minus y square and dz square ये भी x axis, y axis and z axis में ही पड़ रहा है. मतलब these are lying in the path of the approaching ligands. So this will undergo more repulsive force and split into higher energy level than these three set of orbital, which is splitting into two set of orbital, which is not experiencing not so much repulsive force, because these three orbitals are lying along the plane of the axis. Okay, so क्या हो रहा है, ये तीन ऑर्बिटल को हम बोलते हैं T2g मतलब ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब ये तीन का एनर्जी लेवल सेम है. और इसको बोलते हैं हम Eg. इसको क्या बोलते हैं हम Eg, मतलब
डीजेनरेट, डब्ल्यू डीजेनरेट मतलब दो का एनर्जी सेम है। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल डीजेनरेट एंड दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू डीजेनरेट। ओके, नाउ ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग का, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। अभी ये दिस स्प्लिटिंग, ये जो डिफरेंस जो है एनर्जी लेवल का, ये ईजी सेट एंड T2G सेट में जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ओके, तो इसको बोलते हैं हम CFSE। इन शॉर्ट इसका हम क्या बोलते हैं? जैसे CFT बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, इसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑल्सो यू कैन से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको हम बोल के रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से, डेल्टा O। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से। सो ये हो गया हमारा डेल्टा O के रिप्रेजेंटेशन। अभी इसका हम निकालेंगे। सो इसका एनर्जी कितना है और इसका एनर्जी कितना है? सो देखो, ये जो दो सेट है, नाउ दिस सेट इज हैविंग सर्टेन वैल्यू एंड दिस सेट इज हैविंग सर्टेन वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? इस सेट का वैल्यू है 0.4 डेल्टा नॉट, और ये क्योंकि ये लोअर एनर्जी में जा रहा है तो ये माइनस होगा, और इसका होगा प्लस, क्योंकि ये हाई एनर्जी में जा रहा है तो प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। तो 0.4 और 0.6 कैसे आ रहा है? तो ये देखो, ये माइनस 0.4 डेल्टा नॉट कैसे आ रहा है? सो देखो, जस्ट माइनस तो है क्योंकि ये लोअर एनर्जी में जा रहा है तो माइनस होगा, और ये हायर एनर्जी में जा रहा है तो प्लस होगा। तो 0.4 कैसे आ रहा है? तो देखो, ये 5 ऑर्बिटल है ना, तो देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, जस्ट कीप 5। नाउ अमंग्स दिस 5 ऑर्बिटल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर नॉट इन दिस सेट? 2 ऑर्बिटल्स आर नॉट इन दिस सेट, सो ये क्या होगा? 2/5। सो 2/5 डेल्टा नॉट मीन्स 0.4 डेल्टा नॉट। अभी इसमें आओ, 0.6 डेल्टा नॉट में आ जाओ। 0.6 तो प्लस तो है क्योंकि बिकॉज इट इज इन हायर एनर्जी। ओके, 0.6 डेल्टा नॉट में आ जाओ। तो 0.6 कैसे आ रहा है? तो देखो, 5 ऑर्बिटल है ना, तो 5 ऑर्बिटल तो डिवाइडेड बाय 5 ले लो। और कितना ऑर्बिटल इस सेट में नहीं है? 3 ऑर्बिटल इस सेट में नहीं है ना, 3 ऑर्बिटल इस सेट में नहीं है। सो 3/5। तो इसको याद करने का बहुत ही उम्दा तरीका मैंने ढूंढ के निकाला है। ओके, सो तुम अगर बुक में देखोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज जस्ट दे आर गिवन 0.6 डेल्टा नॉट एंड 0.4 डेल्टा नॉट। तो ये वैल्यू कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम में वो मतलब मिला देता है, इसको बोलते हैं 0.4, इसको बोलते हैं 0.6, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 0.4 है और ये 0.6 का। तो इसको याद करने का एक उम्दा तरीका मैंने निकाला है। क्या तरीका है? 0.4 कैसे आ रहा है? 0.4 डेल्टा O कैसे आ रहा है? 0.4 डेल्टा आ रहा है, देखो 5 ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, सो बाई 5 लिख दिया। अभी इस 5 में से कितना ऑर्बिटल इस सेट में नहीं है? 2 ऑर्बिटल नहीं है, तो 2/5 लिख दो। तो 2/5 मतलब 0.4, 2/5 मतलब 0.4। ओके, 0.4 है ना, 2/5। और ये कैसे, ये क्योंकि ये लोअर एनर्जी है, सो इसलिए ये माइनस दिया, और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है, सो डेल्टा O दे दिया। अब इसमें आ जाओ प्लस 0.6, तो प्लस क्यों दिया? ये तो हायर एनर्जी है, सो इसलिए प्लस 0.6 दे दिया। अभी देखो, इसको निकालने के लिए प्लस 0.6 जो है, प्लस 0.6 ही है। इसको याद करने का एक उम्दा तरीका क्या है? दे दो, डिवाइडेड बाय 5 डेल्टा O दे दिया। अभी इस सेट में कितना ऑर्बिटल नहीं है? डी ऑर्बिटल 5 है, इसमें इस सेट में कितना है ऑर्बिटल है? 2 है, 3 नहीं है, तो 3/5 लिख दो। 3/5 डेल्टा O
और 3/5 इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा ओ। सो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ दिस ऑर्बिटल। नाउ तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा? देयरफॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इज इक्वल टू -0.4 इंटू एक्स दे दिया, 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, ओके, इंटू डेल्टा ओ। तो x एंड y क्या है? x एंड y आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो x एंड y आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो CFEC क्या होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में? -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, ओके, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ को हम DQ भी लिख सकते हैं, कभी कभी हम डेल्टा ओ को DQ भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओ और DQ भी लिख सकते हैं, जब किसी बुक में दिया हुआ है DQ, तो इसको भी हम लिख सकते हैं डेल्टा ओ और DQ, इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा ओ और DQ। सो ये है क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैसे निकालेंगे। एंड x -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई डेल्टा ओ। x एंड y क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अभी एक इलेक्ट्रॉन होने से, सपोज T2G सेट में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब खाली है, तो क्या होगा? -0.4 इंटू 1 प्लस ये तो खाली है 0, ओके, तो क्या हो जाएगा? -0.4 डेल्टा ओ। अभी D2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? सपोज T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? -0.4 इंटू 2 प्लस ये खाली है, पूरा 0 है, सो 0.4 इंटू 2 वैल्यू आ जाएगा -0.8 डेल्टा ओ। 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए क्या होगा? सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो क्या होगा 3 के लिए? -0.4 इंटू 3 प्लस ये पोर्शन पूरा 0 है इंटू डेल्टा ओ, तो -0.4 इंटू 3 कितना होता है? -1.2 डेल्टा ओ, ओके। सो देखो D1, D2, D3 के लिए हम निकाल लेते। सो ये यहाँ तक पूरा ध्यान से देखो, केयरफुली इस वीडियो को देखो और सिंसियरली देखो, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द जिस रीजन के लिए थ्योरी निकाला गया है, द रीजन फॉर दिस थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड बाय H. Bethe. The reason is that to find the color of coordination complexes and also to find the magnetic properties of coordination complexes. So उसके लिए this theory is very very important. Now this theory is important, so means that this total concept whatever I have discussed today in my class, or whatever I am discussing today in my class, this is very very important, because in exam, in entrance exam, you will be just asked to say the crystal field stabilization energy of D3 complex. Suppose D3 complex, just उनको निकालना है. So to find out that one, you have to have the idea of this very diagram, whatever I have drawn here today in this board. So please go through this video very carefully and sincerely, or otherwise this portion cannot be solved by you at the time of examination. So be careful my dear student. Coordination chemistry में पहले ही बता चुका हूँ, जितना इंटरेस्टिंग है उतना स्कोरिंग है, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है then it is not scoring also even. Okay, so please go through this video, today's video, very carefully, or otherwise you will miss something in your life. So it is very interesting topic. Interesting है ना? बहुत ही interesting है. I think it is a very interesting portion whatever I have discussed today. So get ready for this one. So with this I want to end up my session here today. So all my best wishes my dear student. Thank you very much.